आप जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, इसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, फिल्म मेकिंग के लिए भी निकाल लेते हैं, और बहुत सारी स्टूडेंट को मैं देख पाता हूँ कि वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बना पाते। आपने सही टिक करा है तो आपका नंबर मिलेगा, गलत टिक करा है तो आपका नंबर घटेगा। तो पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 मेरे हिसाब से सबसे पहले पढ़े इंसान अरिहंत हाल जो है जेआरएफ का, और एसआरएफ 2 साल बाद कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें अमाउंट बढ़ जाता है। लेकिन 37,000 वो एक्चुअली मेरा पहले मैं इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके मैं सिनेमा में गया हूँ। जब से ही थी या फिर बाद में हुई? ये तो मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पर एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट। एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले एक्चुअली पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी डिफरेंट है थोड़ी। पेपर 1 तो सबका कॉमन होता है, मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट लो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। अक्सर हमें बहुत सारे मेल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हमें ऐसा बोलते हैं कि हमारी बेटा या बेटी भी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहती है, लेकिन आपने अधिकतर हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट से ही बात की है और जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं आपने उनसे बात नहीं की है। अगर आप उनसे भी बात करते तो हमें बेहद अच्छा लगता। आज की वीडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं अखिलेश वर्मा जी। इनकी एक अलग ही कहानी है। इन्होंने अभी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इनसे ही जानने वाले हैं इनकी कहानी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारी स्टूडेंट हर साल ये सपना देखते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, कि हम भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें ताकि इसके पीछे की जो धनराशि होती है वो हमें मिलना शुरू हो जाए और हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपने कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था? एक्चुअली जब कोविड का दौर चल रहा था 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, और उस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम डिले भी हो गया था। तो दिसंबर 20 और 21 ये हमारा कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था, और ये हमारा सितंबर के आसपास एग्ज़ाम हुआ था, बल्कि जून में होना था लेकिन सितंबर के आसपास हुआ था। और जो ऑफलाइन तरीके से ही हुआ था, हम लोग सेंटर पे गए थे एंड देन कंप्यूटर से हमने एग्ज़ाम दिया था। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे हर स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट से करता है, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट से आपने किया है? मेरा सब्जेक्ट था मास कम्युनिकेशन। आपने ये वाला ही क्यों सिलेक्ट किया? जैसे बहुत सारी स्टूडेंट को मैंने देखा है हिंदी साहित्य सिलेक्ट करते हैं, कोई हिस्ट्री करता है, कोई योगा करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन आपने यही क्यों सिलेक्ट किया? एक्चुअली जेआरएफ का क्या सीन है कि जो मास्टर्स आपका जिस सब्जेक्ट से होता है, या तो वही स्ट्रीम या नियरली सब्जेक्ट उसके वही सब्जेक्ट आपको जेआरएफ में चुनना होता है। आपने ये कहाँ से किया है? मैंने बहुत सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं, कई वहाँ पे कैंपस में किए हैं। आपने कहाँ से ग्रेजुएशन वगैरह की? मेरा जो ग्रेजुएशन हुई है वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हुई है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और जो मेरा मास्टर्स है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से हुई है और करी है। मतलब आपने कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प नहीं ली? नहीं, इसमें मैंने सिर्फ इंटरनेट की मदद ली है। जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू बना रहे हैं, इसी तरह से मैंने और लोगों के पहले इंटरव्यू देखे और चीज़ें एनालिसिस करी कि ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही मैंने इसकी तैयारी करी। अच्छा, बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि अगर हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, तो ही शायद हम सफल हो पाएंगे, तो ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अब तक जितने भी मैंने जेआरएफ वाले इंटरव्यू किए हैं, उन सभी ने मना किया है कि बिना कोचिंग के हमने लगभग 15 से 1 महीने में तैयारी करके कर दिया नॉर्मल, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें पेपर 2 होते हैं, तो पेपर 1 के लिए आपकी रणनीति क्या थी और सेकंड के लिए क्या रही थी? एक्चुअली यदि हम थोरोली करें तो फिर 1-2 महीना तो काफ़ी नहीं है, 6 महीने तो आपको देने ही हैं। लेकिन 6 महीने में हो जाता है बिना कोचिंग के भी। बस सही बुक्स, सही स्ट्रेटजी पैटर्न यदि हम लोग अपनाते हैं तो ईज़िली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आज की डेट में सारा मटेरियल भी अवेलेबल है और आपका गाइडेंस भी अवेलेबल है। आप साथ में कुछ वर्क भी करते थे, उसके साथ आपने लगभग कितने दिन तक तैयारी की होगी इसकी? जी, एक्चुअली मेरी तैयारी 3-4 महीने की रही है, लेकिन साथ में मेरा फ़िल्म प्रोडक्शन का भी काम चलता रहा। मैं एडवर्टीज़मेंट्स बनाता हूँ। अभी भी करते हैं आप ये वर्क? जी, ये मेरा कंटिन्यू है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आज आपको देश भर के स्टूडेंट देखेंगे जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि कुछ वर्क भी नहीं करते, केवल यही करना चाहते हैं। आप तो वर्किंग भी थे, और आपके पैर में ये प्रॉब्लम जब से ही थी या फिर बाद में हुई? ये तो मेरा ग्रेजुएशन के टाइम पर एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से पहले? ओके, तो अभी जैसे आप कैसे मैनेज कर लेते हैं कि अभी भी आप वर्क कर रहे हैं
और आप शोधार्थी भी, पीएचडी भी कर रहे हैं क्या आप? पीएचडी शोधार्थी भी हैं आप, हम्म है ना? रिसर्च के लिए आपको फेलोशिप भी मिलता होगा। तो ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं कि इधर वर्क भी करना है, उधर वो भी पढ़ना है, कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली जब आपको विल होती है किसी काम को करने की, कोई आपने सपने देखे होते हैं, तो उसके लिए जब निकलते हैं तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और ये जो आपके अंदर होता है क्या है, हर एक स्टूडेंट को नहीं पता होता है इस एग्ज़ाम के बारे में। किसी किसी को पता होता है कि अगर हम ये वाला एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें हमें कुछ धनराशि मिलेगी। जी। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला था कि हम भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और क्वालिफाई करते हैं? एक्चुअली इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक्चुअली करना ही नहीं चाहता था ये। मेरी सिस्टर है डॉक्टर वामाक्षी वर्मा, उसने मेरे को पुश करा था कि तू अपनी एजुकेशन कभी रोकना मत, पढ़ाई कंटिन्यू रखना। मेरी मास्टर्स हो गई थी, पीएचडी भी करनी थी, कि पीएचडी में अपना पैसा ना लगा के एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करा जाए जिससे हमारा थोड़ा फंड आए और वही फंड हम अपना फीस वगैरह देने में, एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने में वो यूज़ हो जाएगा। लगभग कितना मिलता है आपको यार, अब बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, वो लोग बताते हैं 47 से लगभग 48,000 तक अभी लगभग क्या मिलता है कि इसका स्केल है 37,000 पर मंथ का फिलहाल जो है जेआरएफ का, और एसआरएफ 2 साल बाद कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन 37,000 वो बेस है। इसके ऊपर प्लस एचआरए किस सिटी में रहते हैं आप उसके बेस पे मिलता है। वो यूजीसी ने अपना डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है साइट पर, कहीं 24%, कहीं 18%। तो जिस टीयर में आपकी सिटी आती है अकॉर्डिंगली आपको प्लस एचआरए वगैरह आपको टोटल मिला के कितना बनता है, मिलता है? मेरा अभी एक्चुअली आएगा तो अभी मैं पता नहीं है मुझे कितना बनेगा, लेकिन हाँ 45 के अराउंड आ जाएगा। 45 के आसपास आएगा, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट का आ रहा है तो लोग बताते हैं 47 से 48,000 और कुछ बढ़ने वाला है दिल्ली विश्वविद्यालय वाले। क्योंकि आपने एरिया की बात की है तो हो सकता है आपका वो 24% डीए लगता है ना, दिल्ली में ज़्यादा डीए लगता है तो वो छोटे शहरों में कम डीए लगता है। तो ये बताइए, फर्स्ट पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए जो स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट वाले रहेंगे उनको कौन कौन सी बुक्स वगैरह आप रिकमेंड करना चाहेंगे, किन किन की आपने हेल्प ली थी? एक्चुअली पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी डिफरेंट है थोड़ी। पेपर 1 तो सबका कॉमन होता है, मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट लो, पेपर 1 आपका कॉमन ही रहेगा। लेकिन जब पेपर 2 की बात करें यदि हम, तो पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। जब हम पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 मेरे हिसाब से सबसे पहले पढ़े इंसान अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जीआरएफ पेपर 1, सबसे पहले वो पढ़े। उससे क्या होगा, बेस बन जाएगा। और फिर दोबारा जाएं केवीएस मदान पर। मदान इस बुक्स के बारे में ज़्यादा इसमें चर्चा पता नहीं क्यों करते हैं, हर टॉपर मुझे यही बता रहा था। मदान में एक्चुअली क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज है और काफ़ी पेपर में आता भी है। मतलब कि मदान से आपका ऑलमोस्ट 80 से 90 तो एज इट इज़ ही आ जाते हैं जो क्वेश्चन है। ओके। और बाकी की समझ पैदा हो जाती है, तो फिर आपका कवरेज अच्छा खासा हो जाता है। इसके अलावा के लिए केवीएस मदान के बाद दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स हैं। और उसके अलावा सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी रहती है पीवाईक्यू करो और रिपीटेड करो पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू में सिर्फ टिक मार के उसे छोड़ो मत। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसकी थ्योरी पढ़ो कि वो क्यों है ऐसा। क्यों के क्वेश्चन आंसर जब करोगे तो फिर वो क्रैक हो जाएगा। और एग्ज़ाम का यही है, रिवर्स क्रैक करो। क्वेश्चन पेपर से पढ़ो, मतलब क्वेश्चन पेपर से रिवर्स टॉपिक पढ़ो, ना कि टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन पेपर करो। जब आपने क्वालिफाई किया था तो ये जो जेआरएफ होता है ये लेट मिलता है क्या? जैसे अभी कह रहे हैं आप मेरा आने वाला है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, डिपेंड अपॉन द एडमिशन डेट ऑफ पीएचडी। आपने जेआरएफ क्वालिफाई करा और आप एडमिशन ले लो पीएचडी में, फिर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और फिर देन स्टार्ट हो जाता है आपका। एक्चुअली मैंने क्रैक करने के बाद थोड़ा गैप लिया था पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, तो इस वजह से मेरा भी प्रक्रिया में है। ओके, तो ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बस कर लिया उसका तुरंत बाद मिलने लगेगा। नहीं, है ना, आपको पीएचडी में एनरोल होना जरूरी है और वो 3 साल का टाइम मिलता है आपको। जैसे आपने आज एग्जाम क्रैक करा तो विद इन 3 ईयर्स आपने एडमिशन लेना है। ओके, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, जैसे बहुत सारी लड़कियां भी इस वीडियो को देख रही होंगी, लड़के भी देख रहे होंगे। जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया था, जैसे आपने बताया कि जिससे हम ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, तो क्या उसमें भी एक अच्छा करियर बन सकता है? हिंदी साहित्य वाले तो कह सकते हैं हम एक अच्छा राइटर बन जाएंगे, कोई भी मूवी वाला हायर कर लेगा, अच्छा मोटा पैसा देगा, न्यूज वाला हायर कर लेगा। आपको क्या लगता था, एंकरिंग करूंगा या फिर कुछ और करूंगा? तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तो एक्चुअली है ही सारा कम्युनिकेशन का फील्ड। चाहे टीवी हो, रेडियो हो, सिनेमा हो, आपका पत्रकारिता हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, पॉडकास्टिंग हो, यूट्यूबिंग हो, सब के सब किससे जुड़े हैं? कम्युनिकेशन से। हम भी लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं।
तो कम्युनिकेशन का तो फील्ड ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है इस फील्ड में। और बी प्लान आपने चुन भी रखा था, आप कर भी रहे हैं? बी प्लान एक्चुअली मेरा ए प्लान ही यही था। यही था? सिनेमा। यही आपका ए प्लान था? हाँ, एक्चुअली मेरा पहले मैं इंजीनियरिंग में था। इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके मैं सिनेमा में गया हूँ। ड्रॉप करके आप सिनेमा में चले गए? जी। मतलब काफ़ी जिज्ञासा थी उसके लिए आपके दिल में? हाँ, मतलब कहानियाँ सुनना, कहानियाँ बताना। कहानी आप लोगों की बना के दिखा भी रहे हैं दूर दूर तक। अच्छा ये बताइए आपका मीडियम क्या रहा था? मेरा मीडियम इंग्लिश रहा था वैसे तो, बट हिंदी और इंग्लिश में इतना डिफरेंस है नहीं उसे करने में, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि इधर आपका पेपर हिंदी में लिखा आएगा, इधर इंग्लिश में लिखा आएगा, और डिफरेंस नहीं होता है कि हाँ कि हिंदी वालों के ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे या इंग्लिश के, क्योंकि टिक मार्क वाला क्वेश्चन पेपर है ये। आपने सही टिक करा है तो आपका नंबर मिलेगा, गलत टिक करा है तो आपका नंबर घटे। हॉबी क्या है आपकी? क्या आपको पसंद है? क्या आपको मतलब मुंबई जाके कोई मतलब बहुत ही अच्छी फिल्म बनानी है? कोई ऐसी दिल में जिज्ञासा है? एक्चुअली मेरा तो मन में ये है कि मुंबई जाने की जो आपने बात करी है, मुंबई तो मुझे जाना नहीं है, मुंबई मुझे बुलाएगी। मतलब मेरा ये रहा है हमेशा कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा काम ढूंढने, मुंबई मुझे बुलाएगी। यानी कि यहीं पे आप ऐसा काम मतलब करेंगे कि यहीं वो पे लोग खुद मैं ऐसा बुलाएंगे? काम करूंगा जिससे मुझे मुंबई बुलाए, और ऐसा मेरे जीवन में 4 बार हो चुका है। ऐसे संयोग आ चुके हैं जहाँ से मुंबई से मेरे को बुलावा आया है काम करने के लिए, और वो हर बार किस्मत में ऐसा चीज़ें हुई जिससे मेरा हर बार रुका है, लेकिन इस बार फिर से मुंबई बुला रही है तो देखें। अच्छा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है अखिलेश जी जैसे, जो काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, मतलब पूरी तरीके से सही होते हैं। आपके ये पैर में प्रॉब्लम बाद में हुई ये घटना, उसके बावजूद भी आप फुल एनर्जी में रहते हैं? कैसे मोटिवेट रख पाते हैं और पूरा वर्क भी करते हैं, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं और कैमरा भी पूरा यूज कर लेते हैं, डायरेक्शन भी पूरा सही कर लेते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं, ये सब कैसे कर पाते हैं? कहाँ से इतना मोटिवेशन लेकर के आते हैं आप? एक्चुअली इस मोटिवेशन के पीछे सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का हाथ है, उसके बाद फैमिली, मम्मी पापा, बहन, इन सब को देखता हूँ तो लगता है कि हाँ जब ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना है भाई। परिवार हंसता खेलता रहे, वही बात है ना। देखो सपने वगैरह सब चीज़ ठीक है, लेकिन अपना जब अपने को बात आती है ना कि अपने को खुशी देना, तो उसमें एक अलग ही मज़ा है। आपने यूपीएससी का इस बार पिछली बार भी प्रीलिम्स दिया था? प्री दिया था। इस बार भी देंगे क्या? इस बार नहीं दूंगा, लेकिन अगले 2 यूपीपीसीएस साल का? बाद दूंगा। यूपीपीसीएस का देंगे क्या इस पीसीएस बार? का दूंगा 2 साल बाद। अच्छा मतलब आप जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, इसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, फिल्म मेकिंग के लिए भी निकाल लेते हैं, और बहुत सारी स्टूडेंट को मैं देख पाता हूँ कि वो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं बना पाते, कहते हैं कि हम कैसे बनाएं। जो घर पे बैठे रहते हैं बहाना बना के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार क्या होता है कई नंबरों से किसी किसी का क्वालिफाई नहीं हो पाता है, कोई कम 2 नंबर से रह गया, कोई 3 नंबर से रह गया, तो क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए पेपर 1 में और 2 में? यहीं पे हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। पेपर 1 और 2 में यदि जेआरएफ की पर्टिकुलर में बात करूं, जो आपने बात कही है कि गलतियां क्या क्या नहीं करनी चाहिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जितना ज़्यादा मॉक हो सके वो लगाएं। मैंने जहाँ तक एनालिसिस करा है, लोगों क्या करते हैं कि थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वेश्चन आंसर पे कम। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पर्टिकुलर नेट जेआरएफ का, ये प्रैक्टिस मांगता है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे, मैंने ये समझ लो कि मैं 1 दिन थ्योरी पढ़ता था, 2 दिन मॉक करता था, 1 दिन थ्योरी पढ़ता था, 2 दिन मॉक करता था। तो जितने ज़्यादा आप जो आपने पोर्शन पढ़ा है उसको एप्लीकेशन में लाओगे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको बहुत कम अमाउंट में आपको टेस्ट सीरीज़ दे देते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऐसे, तो उसमें 50 क्वेश्चंस आ गए, 100 क्वेश्चंस पेपर आ गए। तो इस तरह से करके आप उस पर मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। यदि थ्योरी आप 3 दिन पढ़ रहे हो हफ्ते में, तो 4 दिन आप मॉक करो। हम कोई और सवाल पूछना भूल गए आपके लिए जो आप पूछना चाहते थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अब आपको देखेंगे, अगर उनके कुछ सवाल रहते हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है, उसका नाम बता दीजिए। यस, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है @1legbeast, ONE1LEG BEAST। ये मेरे 1 लाख के ऊपर ही है। अच्छा, तो आपने इसी से ही इसी बना नाम लिया? से। आईडी का नाम बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के दे देंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं आप वहाँ से डायरेक्ट इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं जो आपके लिए मददगार हो सकता था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।